जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 के पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से रिलेटेड जितने भी परीक्षा में विगत परीक्षाओं में जितने भी हर प्रकाशन की किताबों से मिक्स करके जो क्वेश्चन आंसर हम लाए हैं वो बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर हैं। लगभग 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। आप इनको देखिएगा और ऑप्शन हम देंगे, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर आप देखिएगा आप कितने सही निकल रहे हैं और फिर कमेंट में हमें बताइए आपने कितने सही किए। चलो देर नहीं करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। कैप्सेला में निषेचन क्रिया में होता है। कैप्सेला में निषेचन क्रिया में होता है, क्या होता है? एक निषेचन या एक समेकन, या द्विनिषेचन या द्विसमेकन, दुनिषेचन या त्रिसमेकन, या त्रिनिषेचन या दुसमेकन। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। कैप्सेला में निषेचन क्रिया में द्विनिषेचन एवं त्रिसमेकन होता है। दूसरा क्वेश्चन, त्रिगुणित रचना होती है। साइकस का भ्रूणकोश, मक्का का भ्रूणकोश, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणकोश या कैप्सेला का भ्रूण। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही है सी, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणकोश त्रिगुणित रचना होती है। तीसरा क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीजांड के अंता आवरण से बनता है। निषेचन के बाद बीजांड के अंता आवरण से बनता है, क्या बनता है? बाह्य कवच बनता है जिसे टेस्टा इंग्लिश में कहते हैं, अंता कवच बनता है टैगमेन, और बीजांड वृत्त बनता है या फल भित्ति बनता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे में बी सही है, अंता कवच बनता है। फोर्थ वाला, बीज चोल या एरिल। बीज चोल या एरिल लीची में खाए जाने वाला भाग संरचनात्मक दृष्टि से है, क्या है? बीज चोल जो लीची में होता है जिसे एरिल भी कहते हैं, वो क्या होता है? बाह्य आवरण होता है, अंता आवरण होता है, बीजांड वृंत होता है या अंता फल भित्ति होती है? तो ये होता है बीजांड वृंत से उत्पन्न मासल ऊतक होते हैं जो लीची में खाया जाता है। अगला है, अरंडी के बीज में बीजांड द्वार। अरंडी मतलब कॉस्टोर के बीज में बीजांड द्वार के चारों ओर स्थित सफ़ेद जो होता है वो अतिवृद्धि को कहते हैं। जो अंडी में सफ़ेद सफ़ेद नहीं, वो कीचड़ जैसा निकला होता है, उसे बीज चोल या एरिल कहते हैं, या बीज चोलक कहते हैं, या परिभ्रूण पोष कहते हैं। ये इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहते हैं बीज चोलक। क्या कहते हैं? बीज चोलक। नेक्स्ट, अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन संचित रहता है, किसमें? भ्रूणपोष में, बीज पत्रों में, बीज कवच में या निभाग में। तो इसमें सही है, अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन बीज पत्रों में संचित रहता है। नेक्स्ट है, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो उसके नर युग्मक, द्वितीयक केंद्रक तथा भ्रूणपोष में यह संख्या क्रमशः होगी। नर युग्मक, द्वितीयक केंद्रक तथा भ्रूणपोष में यह संख्या क्रमशः होगी यदि पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है। 7 14 21 होगी, या 7 7 14 होगी, या 21 14 7 होगी, या 14 14 21 होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर होगा 7 14 21। नर युग्मक होंगे 7, द्वितीयक केंद्रक में होंगे 14 और भ्रूणपोष में होंगे 21 गुणसूत्र। नेक्स्ट है, एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है। एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है 2 4 1 8। तो होती है परागधानियों की संख्या 4 होती है। एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट, संयुक्त परागकण कंपाउंड पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, किसमें? मटर में, टाइफा में, मक्का में, सरसों में। तो इसमें से ऑप्शन है संयुक्त परागकण पाए जाते हैं टाइफा में, किसमें? टाइफा में। अगला है, ध्रुवीय केंद्रक संबंधित है भ्रूणपोष से, कोष से
परागनलिका से, परागकोश से, पुंकेसर से। तो ध्रुवीय केंद्रक संबंधित है किससे? भ्रूणकोश से। ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणकोश से संबंधित है। अगला है परागनलिका का निभागी प्रवेश। परागनलिका का निभागी प्रवेश पाया जाता है मटर में, कुकुरबिटा में, केजुएराइना में, इन सभी में। तो 11वें का सी यानी परागनलिका का निभागी प्रवेश केजुएराइना में पाया जाता है। बीज का निर्माण होता है अंडाशय में, अंडाशय से, भ्रूणकोश से, बीजांड से या परागकोश से। तो बीज का निर्माण होता है बीजांड से। किससे? बीजांड से, जैसा कि हमने बताया अभी पहले है। निम्न में अगुणित कोशिका है। किसमें अगुणित कोशिका है? टेपिटम में, पराग मात्र कोशिका में या परागकण में या भ्रूणपोष केंद्रक में। तो अगुणित कोशिका है परागकण में। अगला है परागनलिका की खोज की नवासिन ने, हाफमिस्टर ने, स्ट्रासबर्गर ने, एमिसी ने। तो ये भी हमने बताया था पोलन ट्यूब यानी परागनलिका की खोज की गई है एमिसी ने की है। अगला है जब बीजांड सीधा ऊर्ध्व हो तथा बीजांड वृंत निभाग तथा बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में हो तो बीजांड कहलाता है। जब बीजांड सीधा ऊर्ध्व हो तथा बीजांड वृंत निभाग तथा बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में हो तो बीजांड कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाट्रोपस कहलाता है, हेमीट्रोपस कहलाता है, आर्थोट्रोपस कहलाता है या कैम्पाइलोट्रोपस कहलाता है। तो ये कहलाता है आर्थोट्रोपस। गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? 100 होने चाहिए, 50, 125 या 25। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 125 होने चाहिए गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए। अगला है भ्रूणपोष होता है द्विगुणित में, भ्रूणपोष होता है द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो अभी आया था। भ्रूण को पोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित। ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं परागनलिका में, भ्रूणकोश में, भ्रूणपोष में, निभाग में। तो ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं भ्रूणकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बीजांड वृत्त पर समकोण यानी पर मुड़ा होता है। जब बीजांड वृत्त पर समकोण मुड़ा होता है तो बीजांड के इस प्रकार को क्या कहते हैं? हेमोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस। तो कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं, एनाट्रोपस कहते हैं या हेमीट्रोपस कहते हैं या एम्फीट्रोपस कहते हैं। तो इसे कहते हैं हेमीट्रोपस जब बीजांड वृत्त पर समकोण मुड़ा होता है। नेक्स्ट है द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है, इसमें ऑप्शन सही है बी, 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से। 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। अगला है खुली वर्तिका पाई जाती है कैक्टेसी फूल के पौधों में, पेपेवरेसी कुल के पौधों में, मालवेसी कुल के पौधों में या इनमें से कोई नहीं। खुली वर्तिका पाई जाती है जो पेपेवरेसी कुल के पौधे होते हैं उनमें खुली वर्तिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोजन से बनता है। युग्मनज बनता है, भ्रूणपोष केंद्रक बनता है या भ्रूणकोश केंद्रक बनता है या प्रतिमुख कोशिका बनती है। तो नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोजन से भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। क्वेश्चन नंबर 33 आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर हैं नर जननांग, मादा जननांग, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर नर जननांग होते हैं। 24वां 34 भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से भ्रूण
कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। निषेचन, अनिषेचक जनन, त्रिसंलयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, त्रिसंलयन। भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन त्रिसंलयन कहलाता है। नेक्स्ट है, निषेचन के पश्चात बीजांडकाय प्रायः समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी पतली परत के रूप में बच जाता है, जिसे क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष, भ्रूणपोष, बीजपत्र या बीजचूल या एरिल। तो इसका ऑप्शन सही है, परिभ्रूणपोष कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांडकाय प्रायः समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी पतली परत के रूप में बच जाता है, तब इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सेला में पाया जाता है क्या? कैप्सेला में पाया जाता है। इसमें ऑप्शन केंद्रीय केंद्र की भ्रूणपोष पाया जाता है, या कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है, या हिलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो कैप्सेला में पाया जाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो क्वेश्चन नंबर ये 26 हो चुके हैं। अगला देख लीजिएगा, 30 तक इसमें रहेंगे। आगे की सीरीज जो है प्रैक्टिस सेट अगले भाग में आएगी। 37 में लिखा है, निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका को कहते हैं। निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका को क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस या एपोफाइसिस या मूलांकुर या हास्टोरियल कोशिका। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी सही है। निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका को हास्टोरियल कोशिका कहते हैं। 28, आवरण रहित बीजांड पाया जाता है। आवरण रहित यानी अनटैगमेटिक बीजांड पाया जाता है कैप्सेला में, चंदन में, सूरजमुखी में, मटर में। तो आवरण रहित बीजांड पाया जाता है चंदन में। जब बीजांड वृंत लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है तो बीजांड का यह प्रकार कहलाता है। जब बीजांड वृंत लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है तो बीजांड का यह प्रकार कहलाता है एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस या हेमीट्रोपस या एनाट्रोपस। तो ये कहलाता है सर्सिनोट्रोपस। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, भ्रूण कोश में प्रतिमुख कोशिकाएं स्थित होती हैं निभाग की ओर, बीजांड द्वार की ओर, भ्रूण कोश के मध्य में, अंडकोश के समीप। तो इसमें सही ऑप्शन है निभाग की ओर। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। नीट की परीक्षा में, CPMT की परीक्षा में, हाई स्कूल, इंटर और BSc के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए, कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। नेक्स्ट सीरीज हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।